हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक विद अनस। और आज हम समझने जा रहे हैं कि मैनुअल बैंकिंग जो उसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल बैंकिंग रिवायती बैंकिंग किस तरह काम करती है। बेसिक्स समझेंगे ताकि इजी हो हमें समझने के लिए कि डिजिटल बैंकिंग किस तरह काम करती थी। और डिजिटल बैंकिंग उसी वक्त हमें समझ आएगी जब हमें ट्रेडिशनल बैंकिंग के मैनुअल बैंकिंग किस तरह काम करती है। तो वो चीज़ हमें समझ आएगी तो फिर हम डिजिटल बैंकिंग को ईजिली समझ सकेंगे। तो पहले हम मैनुअल बैंकिंग समझेंगे किस तरह काम करती है। बेसिक्स हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं उस चीज़ को और डिस्क्राइब कर दूंगा। जब बैंकिंग हमारी मैनुअल बैंकिंग काम ख़त्म कर देती है तो एंड ऑफ डे किस तरह चलता है, क्या प्रोसेस होता था उसका, वो थोड़ा मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करूँगा। अच्छा, मैनुअल बैंकिंग का ओवरव्यू ले लेते हैं हम। तो पुराने वक्तों में होता क्या था कि एक कोई किसी भी बंदे को या कस्टमर को जाना होता था, बैंक में फ़िज़िकली जाना होता था। अगर उसको कैश लेना है तब भी उसको बैंक विज़िट करना है फ़िज़िकल, या उसको चेक डिपॉज़िट कराना है, पैसे डिपॉज़िट कराना है अपने अकाउंट में, तो वो उसको फ़िज़िकल बैंक जाना पड़ता था। तो ये हर चीज़ मैनुअल होती थी, तो उसके लिए फिर वो जाता था वहाँ पे फॉर्म लेता था, अपनी बारी का वेट करता था। तो इस सब चीज़ों को मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस तरह ये चीज़ें होती थी। तो इन शॉर्ट मैनुअल बैंकिंग का ओवरव्यू इस चीज़ को ये समझ लें कि मतलब पुराने वक्तों में बैंकिंग सारी मैनुअल होती थी। लोग बैंक जाकर स्लिप भरते थे और लाइन में इंतज़ार करते थे। और अब इस चीज़ को डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग में इसको बताऊंगा किस तरह कन्वर्ट हुआ है और अब क्या होता है। अभी मैनुअल बैंकिंग को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसको थोड़ा डीपली। अच्छा, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे पॉइंट बता दीजिएगा कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें तो मैं आपको ईजिली और समझा दूंगा इस चीज़ को। अच्छा, होता क्या था कि सबसे पहले कि आप ये सोचें कि एक कस्टमर जब बैंक में आता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक मिस्टर अली हैं, वो कैश काउंटर पर जाने से पहले रिसेप्शन से एक टोकन लेते हैं। ठीक है, टोकन का मतलब सिंपल है कि वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। और वो जब अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं जब तक उसका नंबर अनाउंस नहीं होता। ठीक है, तो वो टोकन को आप इस तरह समझ लें। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, अब जो मिस्टर अली ने जिन्होंने टोकन लिया था, जब उनकी बारी आती है तो वो कैशियर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने अकाउंट में पैसे जमा करने हैं या चेक से कैश विड्रॉ करना है। और कैशियर उसकी डिपॉजिट स्लिप या चेक रिसीव करता है और वेरीफाई करता है कि वो हर चीज़ उसमें सही है, अकाउंट नंबर सही है, उसका नाम सही है, सिग्नेचर सही है, A to Z वो चीज़ें चेक करता है। अगर सब ठीक होता है तो कैशियर उस स्लिप को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। अच्छा, साथ साथ क्या चल रहा होता है कि हमारी जो हर ट्रांजेक्शन है वो मैनुअली रजिस्टर में लिखी जाती थी। रजिस्टर में होती थी हर चीज़। फॉर एग्जांपल इसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, डिपॉजिट, विड्रॉ अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप, डेट एंड सिग्नेचर। अच्छा, और ये जो रजिस्टर्ड होता था वो बैंक के लिए एक ऑफिशियल प्रूफ होता था कि किस दिन क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो उस रजिस्टर में सारी एंट्रीज लिखी जाती थी जिसको हम ट्रांसफ़र रजिस्टर कहते थे। उसके बाद जब हो जाती थी तो हमारे पास अगला स्टेप में आता था कि हमारे पास एक स्टेप होता था हमारे पास वेरिफिकेशन का या अप्रूवल का। उसमें होता क्या था कि अगर ट्रांजेक्शन बड़ी अमाउंट की होती है, फॉर एग्जांपल पुराने वक्तों में जब अगर ट्रांजेक्शन बड़ी अमाउंट की होती थी तो सुपरवाइज़र या मैनेजर मैनुअली वेरीफाई करता था उसको। और कैसे बताऊँ, मतलब ही यूज़ टू चेक कस्टमर डिटेल्स और चेक ऑथेंटिसिटी के बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं है, कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है भी कि नहीं है जिसको मैं अप्रूव करने जा रहा हूँ। और फिर उस पर मैनुअल स्टैंप लगाई जाती थी और फिर उसको वेरीफाई या अप्रूव लिखकर आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता था। अब होता क्या है, ट्रांसफ़र रजिस्टर का थोड़ा सा मैं बताऊँ। अब वो जब ये हर चीज़ हो जाती थी पूरे दिन में तो एक लेजर होता था, उस लेजर में वो सारी एंट्रीज जाती थी जो ये मेन लेजर बैंक का होता है। तो उसमें हर चीज़ होती थी, तो दिन भर में जितनी ये भी एंट्रीज होती थी ना, चाहे वो डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, या चेक हो, या क्लियर बैलेंसेस हो, सब रजिस्टर में लिखी जाती थी। और एंड ऑफ डे पे स्टाफ ये देखता था कि कैश इन और कैश आउट का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मिसमैच होता था तो वो मैनुअल काउंटिंग पर चेकिंग पे इश्यूज टेस्ट करते थे और फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते थे। तो इस तरह सारी चीज़ें चलती थी। वही रजिस्टर और लेजर वाली बात जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में थोड़ा सा डिस्क्राइब में समझा दी थी कि हर ट्रांजेक्शन जो कि हाथ से लिखी जा रही है वो ट्रांसफर रजिस्टर में अपने पास लिख रहा है। और जब दिन खत्म हो रहा है आपका, जब आपका दिन डे एंड होता है आपका, जिसको हम एंड ऑफ डे कहते हैं, वो एक मेन लेजर में मैनुअली पोस्ट कर दी जाती थी। तो इसको इन शॉर्ट अगर बात करें तो मैंने लास्ट लाइन में आपको बताया हुआ है कि हर लेन देन हाथ से रजिस्टर में लिखी जाती थी और दिन के आखिर में लेजर में ट्रांसफ़र होता था। एक
अच्छा, एंड ऑफ डे का फ्लो थोड़ा सा समझ लें, जो मैंने आपको थोड़ा सा इससे पहले डिस्क्राइब किया था एंड ऑफ डे का फ्लो। तो डे के एंड में कैशियर और ब्रांच मैनेजर समरी शीट बनाते थे, और इसमें जिसमें लिखा होता था कि टोटल डिपॉजिट कितने हुए हैं, टोटल विड्रॉ कितने हुए हैं, क्लियर चेक कितने हुए हैं, या इंटर बैंक ट्रांसफ़र जो है हमारे वो कितने हुए हैं। तो अब वो फिर वो मेन ब्रांच लेजर में ट्रांसफ़र होती थी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मेन जो हमारी लेजर है वो क्या होती है, और ट्रांसफ़र रजिस्टर दोनों का डिफरेंस बताया था। ट्रांसफ़र रजिस्टर वो जो कैशियर या टेलर उस वक्त लेके आपके पास लिख रहा है हाथ के हाथ एंट्री, और फिर डे एंड पे वो मेन लेजर में जाके वेरीफाई होती थी। तो डे एंड पे भी क्या होता था, फिर वो जब जब आपकी जो ब्रांच लेजर होती थी उसमें वो सारी एंट्री ट्रांसफ़र होती थी, ताकि पूरी ब्रांच का बैलेंस नेक्स्ट डे के लिए अपडेट हो जाए। तब जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो फिर वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंटर बैंक का मैंने एक नाम लिया था। इंटर बैंक को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इंटर बैंक क्या होता क्या है। अगर किसी चेक का पेमेंट दूसरी बैंक से था, फॉर एग्जाम्पल आप एसबीएल बैंक में गए मिज़ाज बैंक का लेकर, तो वो नेक्स्ट डे क्लियरिंग हाउस में सेंड होता था। वहाँ दोनों बैंक्स ना के स्टाफ मेंबर मिलकर मैनुअली वेरीफाई करते थे कि किसी बैंक में कितनी पेमेंट रिसीव हुई है या इश्यू की वजह से रिसीव नहीं हो सकी। तो उसके बाद वो आपका जो जीएल लेजर होता था, जिसको मैं फॉर एग्जांपल अगर आसान दोनों के समझ ले हेड ऑफिस की को हम समझ लेते थे कि हेड ऑफिस का जो जीएल जनरल लेजर था उसमें वो बैलेंस अपडेट होता था। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये चीज़ समझाऊँ कि एचबीएल का चेक आप मीज़ान बैंक में लेके गए, आपने वहाँ डिपॉजिट कराया, तो वो कहते हैं कि वो क्लियर होगा तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, या एक दो दिन लगेंगे पैसे आने में, जो आज भी होती है ये चीज़ें। तो वो फिर होता क्या था कि वो क्लियरिंग हाउस में सेंड होता था, वहाँ दोनों बैंक्स के स्टाफ मिलकर उसको मैनुअली वेरीफाई करते थे कि किस बैंक से कितनी पेमेंट रिसीव हुई है। उसके बाद वो जीएल में अपडेट होता था और फिर वो आपकी क्लियरिंग में आ जाता था। तो दैट्स हाउ द इंटरबैंक इंटरब्रांच वर्क्स। अच्छा, थोड़ी सी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे समझा दी एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि बेसिकली अगर मैनुअली होता था तो उसमें करते क्या थे कि अगर कैशियर ने रिसीव किया 2 लाख रुपए, और कैशियर ने 2 लाख रुपए दिए हैं और रिसीव करें 1.5 लाख रुपए, और 50,000 रुपये बीच में रहते हैं उस चीज़ में, तो मिसमैच इसमें फाउंड होगा। तो सारी सारी टीमें दोबारा रीचेक करती थी कि यार 2 लाख रुपए दिए हैं, 1.5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, तो 50,000 रुपये कहाँ पे हमारे पास मिसमैच आ रहा है, कहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा। अगर 2 लाख दिए हैं और 1.5 लाख मिले तो 50,000 रहने चाहिए। फ़र्क होने पर जब फ़र्क आता था सब मिलकर इस चीज़ को चेक करते थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको हर चीज़ बैलेंस करनी होती थी बैंक को मैनुअली। अब बात रही कि डिजिटल बैंकिंग ने क्यों रिप्लेस किया मैनुअल सिस्टम को। तो क्योंकि मैनुअल प्रोसेस बहुत टाइम लेता था, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, उस पे एरर्स आते थे, कभी कोई एंट्री गलत हो जाती थी, फिर क्लियरिंग में इशू आते थे। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें डिजिटल बैंकिंग की। डिजिटल बैंकिंग का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई, हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास एक्यूरेसी आ गई, हमारा काम जल्दी होने लगा। तो इसलिए डिजिटल बैंकिंग की हमें डिजिटल सिस्टम की हमें नीड पड़ी, और उसने रिप्लेस किया मैनुअल बैंकिंग को। तो मैनुअल सिस्टम में वही वाली बात कि वक्त लग रहा था, गलती के चांसेस ज़्यादा थे, कस्टमर सफ़र कर रहे थे, जबकि डिजिटल बैंकिंग में आने के बाद उसने मैनुअल बैंकिंग की सारी चीज़ें रिमूव करके एक एक्यूरेसी और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, और देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग आगे रिव्यू कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इसको और डीपली समझेंगे। तो अभी ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।